ये है परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि सू मिंग झाओ चोंग से कहता है, क्या मेरा शरीर कोई ऐसी जगह है जहां तुम आते जाते रहो अपनी मर्जी से? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि झाओ चोंग पूरे जिस्म से कांप गया और उसका डर और भी बढ़ गया। वह कांपता हुआ फौरन घुटनों पर गिर पड़ता है और जोर जोर से सिर रगड़ने लगता है। झाओ चोंग गिर गिर सिर पटक पटक के बोलता है, सीनियर मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मेरा कसूर था, मैंने आपको पहचाना नहीं, सब मेरी गलती थी। अगर आप मुझे नहीं मारते तो मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा में रहूंगा। सीनियर प्लीज छोड़ दीजिए। अब आगे। इसी समय जैसे ही झाओ चोंग घुटनों पर गिरकर दया की भीख मांग रहा था, उसके शरीर से अचानक आग भड़क उठती है। फ्लेम्स की शक्ति पूरा क्षेत्र भर देती है और उसी पल वह तेजी से बिखरता है। यह आत्मविनाश नहीं था, वह दया मांगने का नाटक करके सू मिंग को थोड़ा भ्रमित करना चाह रहा था, ताकि उस एक पल की मोहलत में अपनी सबसे शक्तिशाली इविल आर्ट लगा सके, जो खास तौर पर डिवाउरिंग के लिए बनी थी। झाओ चोंग को लगा वह जबरदस्ती सू मिंग की माइंड कंट्रोल कर लेगा, उसकी सोल को नष्ट कर देगा। उसे पता था सामने वाले का कल्टीवेशन उससे ज्यादा है, और उसे पता था कि अपने के पर शायद उसे छोड़ दिया जाए। यह मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसके अंदर थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद कुछ हो जाए। जब उसकी नेसेंट सोल बिखरने लगी तो लगभग 100 सोल सू मिंग के शरीर में उभर आई। सभी चीख रहे थे। ये वे डिसाइपल्स थे जिनकी सोल्स कभी झाओ चोंग ने डिवावर की थीं। उनकी सोल्स अब झाओ चोंग की नेसेंट सोल से मिल चुकी थीं। अब वे सब एक साथ सू मिंग की माइंड पर हमला कर दी। मतलब अब लड़ाई केवल झाओ चोंग की तरफ से नहीं थी, बल्कि 100 सोल्स एक साथ सू मिंग की माइंड पर कब्जा करने आ गईं। यही था उसका चांस। लेकिन सू मिंग इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि इस आदमी की यही डिवाइन एबिलिटी है, खासकर जब उसने कार्स्ट केव में चारों तरफ सूखी लाशें देखी थीं। वे लाशें वहां सिर्फ सजावट के लिए नहीं थीं। यहां एक क्लू छुपा था। थोड़ा एनालिसिस करने के बाद सू मिंग को यकीन हो गया कि झाओ चोंग का कल्टीवेशन मेथड सिर्फ डिसाइपल के फ्लैश, एसेंस और सोल अब्सॉर्ब करने का नहीं था, बल्कि एक और यूज था। वह उन सोल्स का इस्तेमाल कर सकता था उनके शरीर कंट्रोल करने के लिए, उन्हें पपेट बना देता था। ये पपेट्स शक्तिशाली नहीं होते थे, लेकिन झाओ चोंग की कोई ट्रिक थी उन्हीं के थ्रू उन शरीरों को इस्तेमाल करने की। लग रहा था चेन दासी की सोल अब भी अंदर थी और शायद सू मिंग के पास उसको बचाने का मौका है। अगर ऐसा ना होता तो सू मिंग कब का झाओ चोंग का काम तमाम कर देता। ये सब नाटक नहीं करता। जब झाओ चोंग अपने कॉर्नर में आ गया, उसने सारी सोल्स छोड़ दी और सू मिंग की माइंड पर हमला कर दिया। उस वक्त सू मिंग की ठंडी हंसी हर सोल की माइंड में गूंजती है। जब झाओ चोंग और सब सोल्स सू मिंग की माइंड में घुसते तैयार होते हैं अब्सॉर्ब करने के लिए, तभी एक जबरदस्त विल उन सब पर उतर आती है। उस विल की ताकत पूरे वर्ल्ड की पावर जैसी थी, बेहद गहरा अथाह समंदर। झाओ चोंग और उसकी सोल्स उसमें छोटी सी नौका की तरह, चींटियों जैसे। सू मिंग की विल के नीचे झाओ चोंग की नेसेंट सोल से निकली सब सोल्स एक एक करके बिखरने लगती हैं। वे सालों से बॉडी से खींच ली गई थीं। उनकी जिंदगी अब सिर्फ झाओ चोंग से जुड़ी थी, लेकिन एक सोल जो एक जेंटल लाइट से घिरी हुई थी, मरने वाली सोल्स की सूची से हट गई। यह सब सू मिंग की माइंड में हुआ। बाहर की दुनिया में अगर कोई सोल सू मिंग की माइंड में मरता तो सच में मर जाता। सू मिंग की विल उसके शरीर की सबसे बड़ी शक्ति थी। उसके सामने सब रेजिस्टेंस बिखर गया, झाओ चोंग भी। उसकी चीख निकलती है, नेसेंट सोल टूट जाती है, वह पूरी तरह से गायब हो जाता है। उसी पल नेसेंट सोल की बहुत प्योर पावर की कुछ लहर सू मिंग की माइंड में उठती है। ये वही शुद्ध पावर थी जो झाओ चोंग ने अनेक साल तक दूसरों की सोल्स खाकर जमा की थी, नेसेंट सोल में एक्यूमुलेट की थी आगे की रियल्म ब्रेक करने के लिए। और अब यह सारी पावर सू मिंग की नेसेंट डिविनिटी अब्सॉर्ब कर लेती है, कारण उसकी रिकवरी स्पीड तेज हो जाती है। पिछले दौरान उसकी कल्टीवेशन 50% रिकवर हो चुकी थी। नेसेंट डिविनिटी भी आधा रिकवर था। अब झाओ चोंग की नेसेंट सोल अब्सॉर्ब करते ही वह ऑरा और उसकी वर्ल्ड पावर उसे और तेज रिकवर करा देती है। सू मिंग के बर्सर्कर बोन्स भी अब्सॉर्ब करने के बाद थोड़ा रिकवर हो जाते हैं। अब उसका कल्टीवेशन बेस 50 से बढ़कर 60% 60 तक पहुंच गया। समय धीरे धीरे निकल गया। सू मिंग मेडिटेशन में लगा रहा। कुछ दिन बीत गए। सू मिंग केव में शांत बैठा रहा। एक शाम के बाद उसने आंखें खोली। आंखों में तेज चमक थी। उसने एक भारी सांस छोड़ी। चेहरा शांत था। फिर आसपास देखा। आंखें चेन दासी के शरीर पर जाकर टिक गईं। फिजिकल बॉडी अब भी पूरी थी, बस
बहुत पतली हो चुकी थी, पर उसमें बहुत कम लाइफ फोर्स बची थी। अब वह एक खाली शेल रहा जिसमें सोल नहीं थी। अगर सुमिंग के आने की वजह से जाओ चोंग इतना रिजेंटफुल ना होता, इतनी जल्दी प्लान आगे ना बढ़ाता, तो चेंदाशी भी अपने सीनियर ब्रदर्स जैसा एक खाली शेल बन जाता। लेकिन सुमिंग ने जाओ चोंग का प्लान बदलवा दिया। अब उसे पहले चेंदाशी को अब्सॉर्ब करने का समय ही नहीं मिला, इसीलिए उसे रिवाइव करने का मौका मिल गया। सुमिंग सोचता है, अगली लिटिल थिंग की प्यारी स्माइल याद आती है। वह तुरंत अपना हाथ उठाता है, उससे एक जेंटल लाइट निकलती है, उसमें एक धुंधला सोल दिखता है। वह सोल बिल्कुल चेंदाशी की तरह लगता है। ये वही लड़के की सोल थी। जाओ चोंग को डिस्ट्रॉय करने से पहले सुमिंग ने उन सोल्स में चेंदाशी को ढूंढ लिया था। अपनी नसेंट डिविनिटी से उसे कवर किया था ताकि वह मर न जाए जब बाकी सब सोल्स बिखर गईं। सुमिंग उस सोल को देखता है, दिल से हल्का सा साई करता है। सोल में अब ज्यादा लाइफ फोर्स नहीं थी और शरीर में भी नहीं। अगर अभी सोल वापस फ्यूज करवा दी तो भी ये लड़का 10 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। सुमिंग अपना हाथ आगे करता है। जेंटल लाइट चेंदाशी की सोल को शरीर में वापस भेज देती है। जैसे ही वो फ्यूज होने से पहले सोल एक पल को जग जाती है। वह पलट के सुमिंग को देखना चाहता है, लेकिन उसके पहले ही वह पूरी तरह वापस फ्यूज हो जाता है। सुमिंग सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, तू पहले ही मर चुका था। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि तुझे 10 साल की लाइफ और दे दूं। इन 10 सालों को अपने परिवार, अपनी छोटी बहन के साथ बिताना। सुमिंग की आवाज कार्स्ट केव में गूंजती है, चेंदाशी की माइंड में उतर जाती है। पर उस वक्त लड़का बेहोश था। उसका सोल धीरे धीरे शरीर में मिक्स हो रहा था। सुमिंग उठकर साइड की कॉर्प्सेस देखता है, फिर शांत खड़ा रहता है, फिर हल्का हाथ हिलाता है। सुमिंग बोलता है, धूल से आए धूल में जाओ। तुम सब जाओ चोंग के हाथ से मारे, लेकिन बॉडीज अब भी यहीं अटकी हैं। मैं कोई अच्छा आदमी नहीं, फिर भी ये छोटा सा फर्ज कर देता हूं। जब वह धीरे से बोलता है, केव में एक विंड उठती है। धीरे धीरे सब कॉर्प्सेस को एशेस बना देती है और सब हवा के साथ केव के डीपर पार्ट्स में चले जाते हैं। सुमिंग को पता नहीं ये इमेजिनेशन था या सच, लेकिन जब कॉर्प्सेस एशेस बनती हैं, शायद ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, उनके फेसेस पे एक रिलीज का एहसास दिख गया जब वह बिखर गईं। सुमिंग एक पल शांत खड़ा रहता है, फिर इनसाइड केव के डीपर पार्ट्स में जाता है जहां एशेस गई थीं। कार्स्ट केव गोड शेप में बनी थी। जब वह दूसरे एंड तक पहुंचता है, देखता है कि एक बूढ़ा आदमी ब्लैक कपड़ों में क्रॉस लेगेड बैठा था। उसका शरीर बिल्कुल सूखा, पतला, लेकिन अब उसमें लाइफ का रख नहीं था। वह मर चुका था। सब एशेस अब उस बूढ़े की डेड बॉडी पर लेयर बाय लेयर गिर रही थीं, जैसे उसे ढक देना हो। शायद ये कॉर्प्सेस में कोई करोसिव पावर थी, क्योंकि जैसे जैसे गिरती गई, बूढ़े की बॉडी धीरे धीरे गलने लगी। एशेस में गहरा बैर भी था। सुमिंग समझ गया कि यह बूढ़ा ही जाओ चोंग का ओरिजिनल बॉडी था और उन सब डिसाइपल्स की आखिरी चाहत यही थी कि मरने से पहले अपने मास्टर को भी खत्म कर दें। सुमिंग साइलेंटली देखता है जब तक वह लाश बिखर के गायब नहीं होती, फिर वापस मुड़कर केव छोड़ देता है। जब वापस आता है, सुमिंग अपना राइट हैंड उठाकर अनकॉन्शियस चेंदाशी की तरफ पॉइंट करता है। तुरंत वह बॉडी उड़कर सुमिंग के पास आ जाती है। वह उसे अपने अंडरआर्म पकड़ता है और एक रून की तरफ बढ़ जाता है जो पास ही था। सुमिंग थोड़ा हेड झुका के देखता है, फिर उस पर कदम रखता है। रीलोकेशन की लाइट चमकती है। सुमिंग और चेंदाशी गायब हो जाते हैं। डस्क खत्म हो चुकी थी, यानी शाम का समय खत्म हो चुका था, पर इविल स्पिरिट सेक्ट माउंटेन पर अब भी अंधेरा पूरी तरह नहीं हुआ था। जमीन पर अभी भी कुछ फिगर्स दिख रहे थे। जाओ चोंग के कोर्टयार्ड के तीनों हाउसेस में से मिडिल हाउस में एक डिम लाइट थी। सुमिंग वहीं से चेंदाशी को लेकर बाहर निकलता है। रीलोकेशन रूम से निकलते ही सुमिंग आसपास देखता है। कुछ समय शांत खड़ा रहता है, फिर चेंदाशी के स्टोरेज बैग और कुछ छोटी चीजें उसकी बॉडी से निकाल लेता है। फिर अपना शरीर धीरे धीरे ब्लैक फॉग में बदल लेता है, जैसे उसके अराउंड अंधेरा हो और पूरा शरीर घुल जाता है। अब सुमिंग बिल्कुल जाओ चोंग की तरह दिखता था। जब सुमिंग ने जाओ चोंग की नेसेंट सोल अब्सॉर्ब की थी, तब उसको उसकी काफी यादें भी मिल गई थीं। उससे मालूम पड़ गया कि जाओ चोंग एक आर्ट प्रैक्टिस करता था, 10,000 इविल गोस्ट दाओ। ये आर्ट बहुत ही इविल थी, लेकिन जिसने भी मास्टर कर ली उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। पर किसी वजह से इस आर्ट को कंप्लीट मास्टरी तक पहुंचाना मुश्किल था। आधे रास्ते ही प्रैक्टिशनर्स अजीब तरीके से मर जाते थे। जाओ चोंग को भी ये आर्ट बस एक कोइंसिडेंस में मिली थी। ये कर्स्ड केव उसने नहीं बनाई थी, वह हमेशा से थी। उसी केव में उसे चीजें मिली थीं। तब से वह छुपकर ये आर्ट प्रैक्टिस कर रहा था। सुमिंग सोचता है ये आदमी इविल स्पिरिट सेक्ट का सेक्ट एल्डर था।
पर उसकी औकात ज्यादा नहीं थी। जब से उसने ये आर्ट प्रैक्टिस की तब से किसी से मिलना जुलना भी छोड़ दिया था। उसकी मौत पर शायद किसी को ज्यादा शक नहीं होगा। सुमिंग का प्लान पहले यह था कि वह जाओ चोंग बन जाए, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वह सिर हिलाता है। वह एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर था जो बजर्कर सोल स्टेज के इनिशियल स्टेज के बराबर था। चाहे बजर्कर से इविल आर्ट्स में गया था, उसकी मौत पर पूरे सेक्ट में कोई न कोई जरूर जांच करेगा। उसकी आंखों में लाइट चमकती है। वह चेन दासी का शरीर कवर करता है। तुरंत ही वह गायब हो जाता है। थोड़ा सोचकर सुमिंग वापस से रूम में एंटर करता है। कुछ देर बाद सुमिंग बाहर आया और झुककर बैठ गया। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी और उसने रिलोकेशन रून को फिर से रीअरेंज करने लगा, जिसे वह होंगलुओ से इनहेरिट किया था। जैसे ही उसने ऊपर के सारे ट्रेस मिटा दिए, बिना किसी एक्सप्रेशन के घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी आंखों में ठंडी सी चमक आई और वो कोर्ट यार्ड से निकल गया। अब तक वो अपनी कल्टीवेशन बेस का 10वां रिकवर कर चुका था और अब वह बहुत सारी चीजें कर सकता था जो पहले नहीं कर सकता था। अब चाहे अपनी पहचान के क्लूज मिटाने हों, सेक्रेड पाइथन के गेट पर छोड़े ट्रेस हों, या ज़ैंग रेन और जुओ शिंग शून की शक, सबको संभाल सकता था। कुछ ही देर में सु मिंग शांत एक्सप्रेशन के साथ वापस आया। वह सीधे अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गया, आंखें बंद करके थोड़ा कैट नैप लेने लगा। माउंटेन के ऊपरी रीजन में, जहां इविल स्पिरिट सेक्ट का इनर सेक्ट था, एक भारी हॉल था जो बादलों तक जाता था। यह भी बाकी बिल्डिंग्स की तरह काला था, एक अजीब सी गास्टली फीलिंग के साथ। हॉल के अंदर दो बुजुर्ग थे। उनका रंग साफ ग्रे था, जैसे बहुत बीमार हों। न हिलते न सांस लेते दिखते, जैसे मूर्तियां हों। उनके पीछे एक भयानक बड़ा स्टैच्यू था। एक आदमी गोस्ट पैटर्न रोब पहने मिडिल एज्ड लग रहा था। उसके कपड़ों पर कई खौफनाक गोस्ट फेसेस थे। वह एक बड़े पाइथन के ऊपर खड़ा था जो हिस्सा करता हुआ उस आदमी के चारों ओर लिपटा हुआ था। आदमी के राइट हैंड में एक शील्ड थी जिसमें से अनेक वेंजफुल सोल्स बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरे साफ पहचाने जा रहे थे। सबके सब बिछड़े हुए लग रहे थे। उस स्टैच्यू के आसपास विकेड हवा थी, पर सबसे ऊपर एक ब्लैक लोटस था जिस पर एक महिला बैठी थी। उसका चेहरा बहुत डिग्निफाइड, बहुत खूबसूरत और एक होली सी ऑरा भी थी। होलीनेस और विकेडनेस, ये दो एकदम अलग एनर्जीज उस स्टैच्यू में मिल रही थीं। जो भी पहली बार देखता उसे बहुत अजीब लगता। पाइथन के पैरों में कई बेल्स लटक रही थीं। जब तक हवा नहीं चलती, बेल्स बजती नहीं थीं। लेकिन जब ही जाओ चोंग मारा गया, उनमें से एक बेल खुद से हिल गई, बिना हवा के एक साफ आवाज दी। बेताबी से वह आवाज गूंज उठी। फिर बेल क्रैक होकर टूट गई और जमीन पर गिर गई। उसी वक्त हॉल में बैठे दो बुजुर्ग, जो बिल्कुल मुर्दा जैसे थे, धीरे से आंखें खोलते हैं। वे शांत नजर से टूटी बेल को देखते हैं। पहला बोलता है, इस मामले की जांच करो। चाहे कुछ भी हो, अगर नेसेंट सोल कल्टीवेटर सेक्ट में मारा है तो हमें रीजन देना पड़ेगा। उन दोनों की बातों में भी एक अजीब असहमति थी, जैसे बातें एक दूसरे को नहीं बोल रहे हों। जब बात खत्म होती है, दो इंडिस्टिंक्ट फिगर्स उन बुजुर्गों के पीछे जाकर सिर झुकाते हैं, फिर हॉल से निकल जाते हैं। जब दोनों फिगर्स चले गए तो हॉल फिर अंधेरा हो गया। बेल्स की कोई आवाज नहीं। बुजुर्ग फिर आंखें बंद कर लेते हैं। इसी बीच सुमिंग जैसे ही वापस अपने बेड पर आकर लेट गया, उसकी बंद आंखों के पीछे फेंट लाइट चमक उठी। अब चाहे उसने अपनी कल्टीवेशन बेस का 60% वापस पा लिया हो, लेकिन फिर भी वो खुद को छुपाना ही बेहतर समझता था। यह जगह रिकवरी के लिए परफेक्ट थी और सु मिंग का एक्चुअल गोल कुछ और ही था। अगर वह खुद को पीक पर ले आता तो उसका प्लान था इस जगह और यहां की वर्ल्ड पावर का यूज करके बजर्कर सोल रेल्म का ब्रेक थ्रू करना। अगर यह जगह चली जाती तो फिर कहीं और ऐसी पावर खोजना मुश्किल हो जाता। उसके मास्टर ने भी कभी बताया था, अगर बर्जर्कर सोल रेल्म अटेन करनी हो तो जगह की ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ब्रेक थ्रू फेल हो सकता है। जैसा सोचा, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसने महसूस किया दो फिगर्स उसके कोर्टयार्ड में आ गए। दोनों की कल्टीवेशन जाओ चोंग से ज्यादा थी, कुछ बजर्कर सोल रेल्म के मिडिल स्टेज के बराबर, बस थोड़ा कम। सु मिंग एकदम रिलैक्स्ड था, आंखें बंद करके सो रहा था। जब दो फिगर्स कोर्टयार्ड में आए, सीधे जाओ चोंग के हाउस की तरफ गए, अंदर घुसे, रूम में चले गए। सु मिंग अपने मन में ठंडी मुस्कान देता है। उसने केव में दोबारा जाने का रीजन यही था। यह सारी तैयारी थी आज के लिए। उसने फील किया कि दो फिगर्स अब जाओ चोंग के हाउस से गायब हो गए, मतलब वे रीलोकेशन रून के जरिए कर्स्ड केव चले गए। एक इंसेंस स्टिक जलने जितना समय बाद वे वापस आए, लेकिन वापस आकर सीधे सु मिंग के कमरे में आए।
सूमिंग ने पूरा एक्टर बनते हुए सोया रहा। सांस नॉर्मल थी, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, लेकिन उसकी डिवाइन सेंस फैली थी। कुछ भी होगा तो तुरंत रिएक्ट कर लेगा। दो लोग वॉल के थ्रू रूम के अंदर आए। एक कोल्डली मुस्कुराते हुए अपना राइट हैंड सूमिंग के गले की तरफ बढ़ाता है। दूसरा बंदा सूमिंग के शरीर पर नजर जमाए, हर एक्शन को क्लोजली देख रहा था। यह सब धीरे धीरे लग सकता है, लेकिन सच में सब क्षण भर में हुआ, एंट्री से अटैक तक। उस वक्त एक का फिंगर ऑलमोस्ट सूमिंग के गले तक पहुंच गया। सूमिंग सोया सोया सा कांप गया, जैसे अचानक ठंडी हवा लग गई हो। उसने सिर मोड़कर पलकें फड़फड़ाई, जैसे आंखें खोलने वाला हो। एक्सप्रेशन, बिहेवियर सब एक असली 12-13 साल के बच्चे जैसे लग रहे थे, लेकिन अंदर से उसके दिल में जबरदस्त किलिंग इंटेंट था। अगर ये दोनों सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं तो ठीक, लेकिन अगर सच में मारना चाहेंगे तो सूमिंग अटैक करेगा। बिल्कुल उसी पल जब पलकें फड़की और लग रहा था आंखें खोलने वाला है, उनका फिंगर फ्रीज हो गया और सूमिंग ने आंखें खोली तो दोनों लोग ऑलरेडी गायब हो चुके थे। सूमिंग की आंखों में एक ग्लिंट आ गई, फिर वो बिना परवाह के फिर से आंखें बंद करके लेट गया। थोड़ी देर बाद वही दो जो अभी टेस्ट करके गए थे हॉल के उन बुजुर्गों के पीछे जाकर खड़े हो गए, लेकिन दोनों डार्कनेस के साथ ब्लेंड हो गए। कोई सही से देख नहीं सकता था। रिपोर्ट शुरू होती है। कर्स्ड केव में जाओचोंग के सारे डिसाइपल्स की ड्राइड कॉर्प्सेस अब एशेस बन चुकी हैं। उसकी ओरिजिनल बॉडी को कवर कर दिया। उसका स्टोरेज बैग अभी भी वहीं है, बाकी सब चीजें भी। कुछ भी मिसिंग नहीं है। केव में किसी और का कोई ट्रेस नहीं मिला, ना फाइट ना कोई आर्ट कास्ट हुआ। रीलोकेशन रूम के कंडीशन देखकर पता चला एक ही बार पहले एक्टिवेट हुई थी। कोई अंदर गया, कोई बाहर नहीं आया। उस डिसाइपल की भी इन्वेस्टिगेशन की जिसे जाओ चोंग ने 8 महीने पहले अडॉप्ट किया था। यह लड़का बस एक मॉडल है, थोड़ा अलग रहता है। पिछले 8 महीनों से कमरे से बाहर ज्यादा नहीं निकला, पर लाइफ फोर्स बहुत थी। जिन डिसाइपल्स ने यह लड़का माउंटेन पर लाए उनसे भी पूछा, सब कुछ नॉर्मल था, किसी को भी कोई शक नहीं हुआ। सेक्रेड पाइथन से भी पूछा, उसको भी इस लड़के की कोई खास याद नहीं। माउंटेन ट्रेल पर 8 महीने पहले वेंजफुल सोल्स की एक्टिविटी भी चेक की, सब नॉर्मल था। बस शनहेन ने रूटीन फीडिंग की थी। यह सब सुनने के बाद हॉल में साइलेंस था। फिर एक बुजुर्ग की पुरानी आवाज निकली, जरूरी है कि बच्चे में लाइफ फोर्स ज्यादा हो। जाओचोंग ने उसे बहुत सोल नर्चरिंग कोर्स दिए होंगे। ड्राइड कॉर्प्सेस एशेस बनकर जाओचोंग को दफनाया। यह 10,000 इविल गोस्टो वालों का ही कार्मा है। इसमें बच्चे का कोई रोल नहीं लगता। उसे कॉन्शियंस इंटेरोगेशन हॉल ले जाओ, अगर सब क्लीन निकले तो बाकी मत पूछो। और उसे आउटर सेक्ट में रख भी नहीं सकते, उसको लेबरर्स लाउंज भेज दो। यह मामला यहीं खत्म माना जाए। रात आई तो यह पूरा डिस्कशन खत्म हो गया। हॉल फिर चुप्पी में डूब गया। अगली सुबह सूमिंग को एक आउटर सेक्ट डिसाइपल ने समन किया और इनर सेक्ट के पास एक खुला डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, वहां ले गया। जैसे ही डिसाइपल सूमिंग को वहां छोड़ता है, वो वापस मुड़ जाता है। उस बिल्डिंग से एक औरत की कोल्ड आवाज आती है, अंदर आओ। इस जगह की वर्ल्ड पावर इतनी ज्यादा डेंस थी कि बाकी सारी जगह से बहुत ज्यादा। ऐसा लगता था जैसे माउंटेन की सारी ऑनरा स्पेशली यहीं भेजी जा रही हो। इसी वजह से यह जगह का फील बाकी जगह से बिल्कुल अलग था। जब वो आवाज सूमिंग के कान में पड़ी, एक अजनबी सी गर्मी उसके शरीर में चली गई, जिसने उसके चेहरे पर एक डेज्ड एक्सप्रेशन ला दिया, जैसे उसकी सोल ही खत्म हो गई हो। सूमिंग सीधा सा सामने चलता गया, डबल स्टोरी बिल्डिंग का डोर धक्के से खोला और अंदर चला गया। उसके सामने एक स्टैचू था। वो स्टैचू बड़ा नहीं था, एक औरत को दिखाता था जो ब्लैक लोटस पर बैठी थी। उसके बाल लंबे थे और वो बहुत खूबसूरत थी। आंखें बंद, एक पवित्र ऑरा उसके चेहरे से निकल रही थी कि पूरे माउंटेन का ग्रज फील्ड हवा उसके पास जाने की भी हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन यहां की वर्ल्ड पावर स्टैचू की तरफ गश कर रही थी, जैसे वही सेंटर हो, वॉर्टेक्स की तरह पूरी एनर्जी घूम रही हो। सूमिंग ब्लैंक आंखों से स्टैचू को देखता रहा, पूरे तरीके से डेज्ड एक्सप्रेशन के साथ। आंखें खाली थीं। अंदर से एक नरम फेमिनिन वॉइस फिर आई, बैठ जाओ। सूमिंग धीरे से बैठ गया, एकदम पपेट की तरह। उसका डेज्ड एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था जैसे अब वह वाकई उतनी ही उम्र का है जितनी उसकी बॉडी दिखाती है। कोई भी देखे तो सारी शंकाएं मिट जाए। फिर वह जेंटल वॉइस पूछती है, कल रात क्या हुआ था? वो आवाज सूमिंग के कान में गूंजती रही। औरत की आवाज में एक अजनबी सी दोस्ती और मोहब्बत थी, जैसे सपने की कोई धीमी बात। जैसे जैसे वह पूछती गई, सूमिंग भी उसी टोन में मम्बल्ड जवाब देने लगा। उसको नहीं पता कितना वक्त बीत गया।
इंटरोगेशन के दौरान एक और इंसान पीछे आया। वह एक बुजुर्ग औरत थी, चेहरे पर रिंकल्स, काफी अगली, पर वही जेंटल वॉइस उसके अंदर से निकल रही थी। वह सुमिंग को देखती है, पर उसकी आंखों की ठंडक और अलूफनेस उसकी जेंटल वॉइस से बिल्कुल ऑपोजिट थी। लगता था दो अलग लोग हों। वह जेंटली बोलती है, फिर सोचो, कहीं तुमने कुछ भूल तो नहीं गया? उसने अपना राइट हैंड उठाया, अपने सिर से एक सफेद बाल तोड़कर सुमिंग के माथे पर रखा, जो धीरे से उसके शरीर तक गया और बॉडी में घुल गया, ट्रेस तक नहीं छोड़ा। सुमिंग सॉफ्ट मरमर में सब कुछ बताता गया, जैसे टाइम का होश ही नहीं। जब तक वह जेंटल आवाज नहीं बोली कि अब जा सकते हो, तब तक वह बैठा रहा। आवाज आई तो वह हॉल्ट कर बिल्कुल ही डेज्ड सा बिल्डिंग से निकल गया। सिर्फ जब सुमिंग अपने कमरे वापस आया, तब उसके चेहरे का डेज्ड लुक चला गया। ठंडी आंखों से सब देखा। सुमिंग सोचता है, यह हिप्नोटिक आर्ट थी। उसकी आंखों में चमक आई। उसने राइट हैंड से सिर पर दबाया, फिर एक सफेद बाल उसके हेड से गिरा। उसे उसने पकड़ लिया। वह उस बाल को देखते हुए मुस्कुराने लगा। सोचता है, वो बुजुर्ग औरत की जगह बुरी नहीं, वहां की वर्ल्ड पावर की डेंसिटी यहां से बहुत ज्यादा है। शायद पूरी माउंटेन में इतनी डेंस ऑरा कहीं नहीं होगी। यही परफेक्ट जगह है मुझे अपनी हीलिंग और बजरकर सोल रियल्म तक पहुंचने के लिए। सुमिंग का चेहरा सोच में चमक उठा। उसने समझ लिया कि वह औरत वह हेयर इसलिए छोड़ गई थी ताकि सुमिंग पर नजर रख सके। लेकिन जब सुमिंग ने उस हेयर को हाथ में लिया, उसने उसका यूज उल्टा कर लिया। अब वह उस बाल को उस बुजुर्ग औरत पे पलट कर सकता था। जल्दी की जरूरत नहीं है। सुमिंग उस हेयर को ग्रास की तरह घुमाकर एक नॉट बांध देता है। जब उसने नॉट बांधा तो उसी पल वह बुजुर्ग औरत जो कुछ दूर बैठी थी क्रॉस लेगेड, उसकी कल्टीवेशन थोड़ी फ्लक्चुएट होने लगी। उसकी आंखें अचानक खुल गईं। वह गुस्से से अपने शरीर को देखने लगी, पर उसे कुछ गलत नहीं मिला। साइलेंट होकर उसने आंखें दोबारा बंद कर लीं। उसने पनिशमेंट हॉल को सब कुछ एक जेड स्लिप में दे दिया था जो सुमिंग ने कहा था। अब इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं था। 3 दिन शांति से बीत गए। सुमिंग ने सांस ली और उस कोर्टयार्ड से निकल गया जिसमें वह 8 महीने तक रहा था। जाओ चोंग की मौत के बाद उसे आउटर सेक्ट से निकाल दिया गया और इविल स्पिरिट माउंटेन के फुट पर, जहां सब लेबरर्स या यूएन डिसाइपल्स को भेजा जाता था, वहां भेज दिया गया। उसको वहां पहुंचाने वाले थे जांग रेन और जुओ शिंगशुन। उनकी मेमोरी से सुमिंग का चेहरा अब पूरी तरह डिलीट हो चुका था। यह सुमिंग ने खुद किया था। अब उनके चेहरे पे नफरत थी और जैसे ही उस हॉल तक उसको छोड़ते हैं, बिना अंदर जाए वापस मुड़ गए। फुट ऑफ माउंटेन के हॉल का हेड था एक पतला सा बंदर जैसे चेहरे वाला मिडिल एज्ड आदमी। वह सुमिंग को घूरता रहा। बहुत साल से वह इस पोस्ट पर था कि आउटर सेक्ट के पनिश्ड डिसाइपल्स को देख चुका था, पर आधे टाइम ये लोग जल्दी वापस बुला लिए जाते थे। इसीलिए वह सीधे किसी से पंगा नहीं लेता था। हाँ, 1 साल तक अगर कोई इंटरेस्ट शो नहीं होता तो फिर एटीट्यूड बदल जाता। अब वह चेहरे पर स्माइल लाकर हाथ जोड़ के सुमिंग को बोलता है। चेंचन बोलता है, मैं चेंचन हूं, तुम चेंसू होगे, सही? जूनियर ब्रदर चैन, हिम्मत मत हारो, इसे छुट्टी समझ लो। मुझे लगता है तुम जल्दी वापस आ जाओगे। बताओ, क्या तुम्हें सर्वेंट गर्ल्स को मैनेज करने का रोल दूं या माउंटेन के बाहर के परचेस का काम चिपकाऊं, या फिर स्पिरिट स्टोन्स का ऑफिसर बना दूं? जो भी चाहो मिलेगा, सिर्फ मांग लो। चेंचन अपना सीना ठोक के बोलता है। सर्वेंट गर्ल्स वाली पोजीशन पर आंख मारकर सजेस्टिव स्माइल देता है। चेंचन सिखाता है, सर्वेंट गर्ल्स को मैनेज करना खुद में एक कला है। कैसे सबको अपने लाइन पे लाओगे, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जूनियर ब्रदर चैन, जब तुम्हें लगे तुम सही कर रहे हो, समझो वही सही है, समझे? यह पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सेल्फलेस डिवोशन चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है तुम हैंडल कर सकते हो, जूनियर ब्रदर चैन। वैसे परचेस का पोस्ट भी है, बस सच्चा आदमी चाहिए। माउंटेन के लोग बहुत हैं, सिर्फ खाना पीना मैनेज करना ही महान जिम्मेदारी है। स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है, कुछ भी महंगा हो लाना पड़ेगा। चेंचन बोलता है, मैं अभी स्पिरिट स्टोन डिस्ट्रीब्यूशन का इंचार्ज हूं, पर यह पोस्ट तो और भी प्रॉब्लमैटिक है। तुम इसमें इंटरेस्टेड मत होना। वह सुमिंग का एक्सप्रेशन घूरता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पोजीशन वह किसी को नहीं देना चाहता। इसीलिए उसने यह छेड़ भी दिया, देखने के लिए कि सुमिंग इंटरेस्टेड तो नहीं। चेंचन अंधेरे पर लात मारता है, पर सामने वाले का लेवल समझ नहीं पा रहा, इसलिए स्माइल बनाए रखता है। फिर वह फिर सजेस्ट करता है, जूनियर ब्रदर चैन, कुछ लड़कियां अभी माउंटेन पर ले जाई गई हैं इमॉर्टल्स के लिए फेटेड पार्टनर की खोज में। सुना है एक तो सच में जबरदस्त है। क्या समझे? चलना चाहते हो मिलने?